नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेम एकेडमी पे। मैं हूं प्रेम और आप जुड़ रहे हैं हमारे चैनल पे। आप तो दोस्तों, हम लोगों ने पिछली वीडियो में पॉलिटी के बारे में डिस्कस किया था, भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। और कल जो पॉलिटी की वीडियो में हमने डिस्कस किया, सबसे पहले हमने जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी भारत का संविधान बनने की, उस बारे में हमने डिस्कस किया। हमने जो है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट और 1774 पिट्स इंडिया एक्ट, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जानते थे, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया। उनकी विशेषताएं इन एक्ट्स की क्या थी, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो दोस्तों, हमने आपको बताया था कि इसके बाद में हम क्या शुरू करने वाले हैं। हम शुरू करने वाले थे 1833 का चार्टर अधिनियम या एक्ट। तो आज की वीडियो में शुरू करना चाहूँगा। उससे पहले आपके सामने दो मोटिवेशनल लाइन्स हैं जो मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो दोस्तों, हमको अपनी उड़ान भरनी है। जुड़े रहिए आप बस प्रेम एकेडमी के साथ में। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा था क्या, 1833 का। आज का टॉपिक था हमारा 1833 का अधिनियम। ठीक है, चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम। तो दोस्तों, इसके बारे में हम जान लेते हैं। इसके बारे में कई सारी विशेषताएं हैं जो आपके जानने वाली हैं। तो चलिए एक एक करके हम सारी विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहली क्या थी, इसकी विशेषता पहली क्या थी कि इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार जो थे वो पूर्णतः समाप्त कर दिए जाते हैं। कंपनी के क्या व्यापारिक अधिकार क्या होते हैं, पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं। तो इस अधिनियम के द्वारा पहली बात क्या होती है कि कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे वो समाप्त कर दिए जाते हैं। दूसरा क्या होता है कि देश में केंद्रीय शासन लागू हो जाता है या केंद्रीय शासन प्रारंभ हो जाता है। दूसरा क्या है कि केंद्रीय शासन प्रारंभ हो जाता है। इस अधिनियम के द्वारा दूसरी बात क्या होती है कि देश में केंद्रीय शासन की नींव पड़ती है या केंद्रीय शासन प्रारंभ हो जाता है। तीसरी बात क्या थी इसमें, तीसरी बात इस अधिनियम की ये थी जो मैंने आपको पढ़ाया था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को, ठीक है, संपूर्ण भारत का बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या किया जाता है, बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का ध्यान दीजिएगा यहां पे कि बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो ये तीसरी महत्वपूर्ण बात थी इस अधिनियम की कि इस 1833 के चार्टर अधिनियम, इसको क्या चार्टर अधिनियम के द्वारा तीसरी बात महत्वपूर्ण क्या थी कि बंगाल के गवर्नर जनरल जो थे उनको क्या किया जाता है कि संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप होता क्या है, इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि एक जो है विधि आयोग, प्रथम विधि आयोग का गठन किया जाता है। क्या, प्रथम विधि आयोग के गठन किया जाता है। प्रथम विधि आयोग का गठन किया जाता है। अब इस विधि आयोग में क्या होता है कि मैकाले जो होता है, आपका जो मैकाले होता है, मैकाले था, इस विधि आयोग का क्या होता है, विधि सदस्य के रूप में इसको यहां पर लाया जाता है मैकाले को। और इस विधि आयोग में वो अपना कार्यभार संभालता है, कौन, मैकाले। तो इस बात को भी आप बहुत ध्यान रखिएगा कि इस विधि आयोग का प्रथम सदस्य कौन था, तो वो कौन था, आपका मैकाले। तो चलिए, हमने चार चीजें इस बारे में डिस्कस कर ली इस एक्ट के बारे में।
पहला क्या कि व्यापारिक अधिकार कंपनी के समाप्त कर दिए गए। दूसरा क्या कि भारत में केंद्रीय शासन का प्रारंभ होता है। तीसरी चीज हमने जानी क्या कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनको भारत का, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है और इसी अधिनियम के तहत भारत में एक प्रथम विधि आयोग का गठन किया जाता है जिसके सदस्य कौन थे? मैकाले थे, लॉर्ड मैकाले थे। तो चलिए इसमें आगे क्या डिस्कस करते हैं। आगे और 2-3 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। आगे क्या है कि जो चीन से कंपनी के जो व्यापारिक संबंध थे और चाय का जो व्यापार था वो पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाता है, एकाधिकार को खत्म कर दिया जाता है। तो क्या कंपनी के चीन से व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। समाप्त कर दिया जाता है। तो अगली बात हमने इसमें क्या जान ली कि 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी के जो है चीन से व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। तो ये हमने इसमें क्या 5वीं बात जान ली कि चीन से व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं किसके? ईस्ट इंडिया कंपनी के। इसके अंतर्गत 2 चीजें और होती हैं कि इसमें जो पहले कानून बने थे उनको क्या नाम दिया गया? उनको नियामक कानून कहा गया। उनको क्या कहा गया? नियामक कानून कहा गया। नियामक कानून। कंपनी के जो पुराने कानून थे, जो पुराने अधिनियम बनाए गए थे, उनको क्या कहा जा रहा था? नियामक कानून कहा जा रहा था। दूसरी बात और क्या महत्वपूर्ण है, जो कंपनी के नए एक्ट्स बने, जो नए कानून बने, उनको क्या कहा जा रहा था? उनको कहा जा रहा था एक्ट या तो अधिनियम कहा जा रहा था। अधिनियम। उनको क्या कहा जा रहा था? एक्ट या अधिनियम। यानी कि पुराने बने कानूनों को क्या कहा गया? नियामक कानून, और नए बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। अगली बात क्या है इसमें? तो अगला पॉइंट क्या होता है इसमें? इस एक्ट के द्वारा क्या किया जाता है कि सिविल सेवकों की भर्ती के लिए क्या होता है? सिविल सेवकों की खुली प्रतियोगिता का प्रयास किया जाता है। सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का क्या होता है? प्रयास किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, लागू नहीं होता है, सिर्फ प्रयास होता है। इसमें सिविल सेवकों की भर्ती प्रतियोगिता, खुली भर्ती प्रतियोगिता कराने का क्या किया जाता है? इसमें प्रयास किया जाता है। तो ये 1833 के चार्टर के अधिनियम की हमने बहुत सारी जो महत्वपूर्ण बातें थी, जो महत्वपूर्ण आयाम थे, उस बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली। तो आगे हम क्या करते हैं कि इसके 20 साल बाद क्या होता है? 1853 में और एक चार्टर अधिनियम आता है। क्या आता है? और एक चार्टर अधिनियम आता है। तो चलिए उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि 1853 के चार्टर एक्ट में क्या था। उन सभी आयामों पे हम चर्चा कर लेते हैं कि उस एक्ट में क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण थी जो हमें जान लेनी चाहिए। देखिए दोस्तों, 1853 के चार्टर में हुआ क्या? 1853 के चार्टर में महत्वपूर्ण बात क्या थी? सबसे पहली जो मैंने सबसे लास्ट बात बताई 1833 के चार्टर अधिनियम में, वो क्या था कि सिविल सेवकों की भर्ती के लिए क्या होता है कि उस अधिनियम के द्वारा पहली बार खुली भर्ती प्रतियोगिता कराने का प्रयास किया जाता है। 1853 का जो चार्टर एक्ट आता है, इसके माध्यम से क्या होता है कि जो ये खुली प्रतियोगिता थी सिविल सेवकों की भर्ती की, इसकी शुरुआत हो जाती है। क्या? सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन या शुरुआत कर दी जाती है। किसके माध्यम से? 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से इस चीज की शुरुआत होती है, जो 1833 के चार्टर अधिनियम से
जिसका प्रयास किया गया था, उस बात की यहां पे क्या होता है, शुरुआत होती है। इसके लिए क्या होता है कि 1854 में क्या होता है, भारतीय सिविल सेवा के संबंध में क्या होता है, मैकाले समिति की नियुक्ति होती है। क्या होती है, मैकाले समिति की क्या होती है, नियुक्ति होती है। मैंने आपको बताया था मैकाले के बारे में पहले कि जो प्रथम विधि आयोग जो बनता है उसके प्रतिनिधित्व के सदस्य के रूप में किसको चुना जाता है, लॉर्ड मैकाले को चुना जाता है। अब जो ये सिविल सेवकों की भर्ती के लिए जो आयोग बना, जो प्रतियोगिता की जो खुली भर्ती की जो शुरुआत होती है, उसके लिए 1854 में एक समिति बनती है। उस समिति का नाम क्या होता है, मैकाले समिति नाम होता है। बहुत महत्वपूर्ण है इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीधे सीधे सवाल पूछ लेगा आपके कि 1853 के चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत सिविल सेवकों की भर्ती के लिए जो 1854 में किस समिति का जो है गठन किया गया था, तो आपका आंसर क्या होगा कि मैकाले समिति का गठन किया गया था। और ये समिति किस लिए थी, ये नियुक्ति कराने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। ये बात महत्वपूर्ण है, आपको याद रखनी होगी। अगला क्या होता है इसमें, अगला क्या होता है कि भारत के लिए प्रथम जो है विधान परिषद की स्थापना की जाती है। क्या, भारत के लिए प्रथम विधान परिषद की क्या होता है, स्थापना की जाती है। प्रथम विधान परिषद की स्थापना होती है किसके माध्यम से, 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से भारत में पहली बार प्रथम विधान परिषद की स्थापना होती है। तथा बंगाल के लिए नए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। और क्या होता है कि बंगाल के लिए एक नए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति होती है। नए लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट का स्पेलिंग देखिए, ल्यूटिनेंट होता है ये, एक्चुअली इसको लेफ्टिनेंट पढ़ते हैं, ल्यूटिनेंट होता है। ल्यूटिनेंट गवर्नर की नियुक्ति होती है। ल्यूटिनेंट गवर्नर की क्या होती है, नियुक्ति होती है। यहां दिख रहा है सर। तो हमने इसमें 3 महत्वपूर्ण बातें जान ली क्या कि सिविल सर्विसेज में जो सिविल सेवकों की भर्ती की जो प्रक्रिया थी वो शुरुआत होती है उसकी, और उसके लिए एक समिति का गठन किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, मैकाले समिति जानते हैं, जो इसकी नियुक्ति के लिए बनाई गई थी। फिर उसके बाद क्या होता है कि भारत में प्रथम विधान परिषद का गठन होता है। और तीसरी चीज क्या होती है कि बंगाल के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति होती है इस चार्टर के माध्यम से। तो आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। आगे क्या आता है, 1858 में, इसके 5 साल बाद 1858 का एक चार्टर एक्ट आता है। एक और अधिनियम आता है 1858 में, उसमें भी कई सारी महत्वपूर्ण बातें हैं। चलिए हम सारे आयामों पे चर्चा करते हैं जिससे आपका कोई भी विषय, कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर होने से ना रह जाए। मेरा ये मानना है कि आप भले ही यहाँ पे वनडे एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आए हो, लेकिन जो भी बुक्स में है, एनसीईआरटी की बुक्स में है, वो मैं कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूं। पीसीएस तक के क्वेश्चंस इन चीजों से कवर होंगे। आप पढ़िएगा और बाद में जो है दीजिएगा पेपर, तब मुझे बताइएगा कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। तो हम आगे अब चर्चा क्या करने वाले हैं, 1858 के अधिनियम की, 1858 के अधिनियम की चर्चा करने वाले हैं। ये 1858 का अधिनियम बनाया कब गया, 1858 का अधिनियम कब बनता है, जब 1857 का क्रांति होती है, जब 1857 का विद्रोह होता है। उसके बाद में क्या होता है, 1858 में एक अधिनियम का गठन किया जाता है, एक अधिनियम बनाया जाता है। इस अधिनियम को क्या कहते हैं कि भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम भी कहा जाता है इसको। तो क्वेश्चन अगर आता है सीधे सीधे कि भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कौन सा था, तो आपको आंसर क्या करना होगा, 1858 का अधिनियम क्या था, भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम इसको माना जाता है।
तो इस अधिनियम की जो महत्वपूर्ण बातें क्या थी, इस अधिनियम के महत्वपूर्ण बातों पे हम चर्चा कर लेते हैं कि इस अधिनियम की महत्वपूर्ण बातें क्या थी। तो इस अधिनियम के तहत दोस्तों पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है। भारत में कंपनी के व्यापारिक शासन को और राजस्व शासन को समाप्त कर दिया जाता है। और यह शासन चला कहां जाता है, फिर यह शासन फिर महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला जाता है। फिर कहां चला जाता है कि कंपनी का जो शासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। और भारत का शासन किसके हाथों में चला जाता है, भारत का शासन चला जाता है महारानी विक्टोरिया के हाथों में। और महारानी विक्टोरिया को क्या कहते हैं, भारत की सामग्री के नाम से जो है उपाधि दी जाती है। किस नाम से, साम्राज्ञी नाम की उपाधि दी जाती है महारानी विक्टोरिया को। तो इनको क्या कहा जाता है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नाम से उपाधि दी जाती है। क्यों, क्योंकि जो कंपनी का शासन है उसको समाप्त कर दिया जाता है। और फिर क्या होता है, और ये समाप्त क्यों कर दिया जाता है कंपनी का शासन, क्योंकि 1857 में जो विद्रोह हुआ था वो काफी महत्वपूर्ण इतिहास में अपनी भूमिका निभाता है। उसी के चलते जो है 1858 का अधिनियम आता है और क्या होता है कि कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जाता है और जो भारत का शासन था वो महारानी विक्टोरिया के हाथों में सीधे चला जाता है। तो अगली बात क्या हम इसमें डिस्कस करें कि जो भारत का गवर्नर जनरल था, जो भारत का गवर्नर जनरल पद था उसको क्या कर दिया जाता है, भारत के वायसराय के रूप में बदल दिया जाता है। भारत के गवर्नर जनरल का पद जो होता है, गवर्नर जनरल का जो पद होता है इसको किसमें बदल दिया जाता है, भारत के वायसराय के रूप में बदल दिया जाता है। भारत का वायसराय। देखिए दोस्तों, राइटिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, अच्छी नहीं होगी, बट जो कंटेंट आपको दे रहा हूं वो 100% सही और आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो क्या होता है कि गवर्नर जनरल जो भारत का होता है वो क्या होता है कि भारत का वायसराय बना दिया जाता है। भारत का वायसराय बना दिया जाता है। तो यहां पे एक सवाल निकल के आता है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन होता है, भारत का प्रथम वायसराय कौन होता है। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन होता है, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है वो भारत का प्रथम वायसराय होता है और अंतिम गवर्नर जनरल भी यही होता है। प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन होता है, लॉर्ड कैनिंग होता है, जो 1858 के अधिनियम के तहत बनाया जाता है। तो और इसमें एक महत्वपूर्ण बात क्या थी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो नियंत्रण बोर्ड था और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था, उसको क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। इसको आप नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको लिखने और पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो उसमें क्या होता है, अगली बात क्या होती है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसको क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। जो कंपनी के राजस्व और व्यापारिक कार्यों को जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कंट्रोल कर रहा था और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो उसको देख रहा था उसको क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। किसको, BOD एंड BOC, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो भारत में द्वैध शासन प्रणाली, डुअल सिस्टम जो लागू होता है, डुअल सिस्टम जो कब लागू होता है, 1774 में हमने जो पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा था, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट हम लोग बोल रहे थे, वहां पे जो द्वैध शासन प्रणाली की जो शुरुआत होती है, द्वैध शासन प्रणाली की जो शुरुआत होती है उसको कब खत्म कर दिया जाता है। द्वैध शासन प्रणाली जो ये 1774 का पिट्स इंडिया एक्ट हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था,
वो ये शुरू होता है 1774 में। द्वैध शासन प्रणाली जो शुरू होती है, इसको क्या कर दिया जाता है, 1858 के अधिनियम के द्वारा इस प्रणाली को भी समाप्त कर दिया जाता है। इस प्रणाली को भी समाप्त कर दिया जाता है। और क्या होता है कि भारत के राज्य सचिव पद का जो है एक नियुक्त की जाती है। भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया जाता है। क्या किया जाता है, भारत के राज्य सचिव का सृजन किया जाता है। राज्य सचिव का सृजन किया जाता है। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें थी 1858 के अधिनियम की, जो हम लोगों ने एक एक करके जिन पे चर्चा कर ली। तो अगला क्या होता है, आगे क्या होता है, यहां पे एक बात बहुत नोट करने वाली है, आप नोट डाल के लिख लीजिएगा कि जब 1857 की क्रांति होती है, तब अंग्रेजों को या ब्रिटिश कंपनी को ऐसा महसूस होता है कि भारत में शासन करना या व्यापार करना अब संभव नहीं होगा। तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि भारतीय लोगों की मदद लेना शुरू कर देते हैं। कंपनी का ये मानना हो जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का, कि अगर भारतीयों की हम सहायता नहीं लेंगे तो भारत में व्यापार करना अब हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इस संबंध में कंपनी क्या करती है, कि 1861 और 1892 तथा 1901 में एक अधिनियम लेकर आती है। उसके बारे में हम एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। कौन कौन सा, 1861 में पहला एक अधिनियम लेके आती है कंपनी, 1861 में, ठीक है। 1861 में जो ये अधिनियम लागू हुए, इनको क्या कहा कि भारत परिषद अधिनियम के नाम से जाना गया। 1861 के भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, 1861 के भारत परिषद अधिनियम। तो इस अधिनियम के तहत क्या होता है, देखिए मैंने आपको बताया अभी कि कंपनी जब 1857 का विद्रोह होता है, जो क्रांति होती है, उसके बाद कंपनी ये बात महसूस कर चुकी होती है कि अब जो है कि हम देश में शासन नहीं कर पाएंगे अगर हम भारतीयों की सहायता नहीं लेंगे। तो एक कहावत आप लोगों ने बहुत सुनी होगी कि घर का भेदी लंका डाहे। तो उस टाइम भी कुछ ऐसा ही था, कुछ भेदी थे जो इनके साथ में थे, जो कंपनी के साथ में थे, जो कंपनी को चलाने के लिए भारत में उनकी नौकरी कर रहे थे। तो उन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे बाद में, वो हिस्ट्री का विषय है। अभी हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, भारत की राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं, तो हम इसी पे टोटल फोकस करेंगे। तो आगे क्या होता है, भारत परिषद अधिनियम के तहत क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जब 1861, मैंने बताया जो अभी आपको बात बताई, तो क्या होता है कि जब 1861 का भारत परिषद अधिनियम आता है, तो इसमें क्या होता है कि जो भारतीयों के लिए कानून बनाए जाते हैं, जो भारतीयों के लिए, जो भारत के लिए जो कानून बनते हैं या इसके द्वारा जो कानून बनते हैं, उसमें क्या किया जाता है, भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाता है। क्या, कानून बनाने की प्रक्रिया में, कानून बनाने की प्रक्रिया में क्या किया जाता है, भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाता है। भारतीय प्रतिनिधियों को क्या किया जाता है, शामिल कर लिया जाता है। भारतीय प्रतिनिधियों को क्या होता है, शामिल कर लिया जाता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि जब 1857 की क्रांति होती है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को यह डर होता है कि अब हम भारत में शासन या व्यापार नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने एक रास्ता क्या निकाला कि जो है भारत के लोगों को अगर हम मिलाकर काम करना शुरू करेंगे तो भारत में हम कुछ और दिनों तक टिक पाएंगे या कुछ और दिनों तक अपना व्यापार और शासन चला पाएंगे। तो इसमें 1861 के भारत शासन परिषद अधिनियम में क्या होता है, पहली बात तो यही जान ली कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उनमें भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाता है। दूसरी क्या होती है, जो भारत का परिषद होता है, जो भारत को परिषद होता है, उसको क्या होता है कि एक विधायी संस्था बनाया जाता है। क्या होता है, भारत के परिषद को एक विधायी संस्था बनाया जाता है। कैसी संस्था बनाया जाता है, विधायी
संस्था बनाया जाता है, विधायी संस्था बनाया जाता है। और यह विधायी संस्था क्या करते हैं कि भारतीयों के रिस्पेक्ट में ये क्या करती है, कानून बनाने का इसको अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो ये विधायी संस्था जो भारत का परिषद था, ये क्या करता था कि भारतीयों के संबंध में इनको क्या होता है, कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अगली चीज क्या होती है इस भारत परिषद अधिनियम के द्वारा, कि जो हमने पढ़ा कि लास्ट में 1858 वाले में कि जो भारत का गवर्नर जनरल होता है, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था या भारत का जो गवर्नर जनरल था, उसको क्या करते हैं कि भारत का वायसराय का पद दे दिया जाता है। और पहला भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। तो जो क्या है कि जो वायसराय था उसको क्या है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी जाती है। कैसी शक्ति दे दी जाती है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो किसको दे दी जाती है, भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी जाती है। तो अगली चीज क्या होती है इस भारत परिषद अधिनियम के तहत में, अगली चीज क्या होती है कि प्रांतीय विधायिका होती है, प्रांतीय विधायिका का देश के शासन के विकेंद्रीकरण का कार्य प्रारंभ होता है। इस अधिनियम के तहत में प्रांतीय विधायिका, ध्यान से सुनिएगा मेरे शब्दों को, प्रांतीय विधायिका का देश के शासन के विकेंद्रीकरण का कार्य जो है वो इस अधिनियम के तहत शुरू हो जाता है या प्रारंभ हो जाता है। तो हमने 1861 के भारत परिषद अधिनियम के बारे में भी जो महत्वपूर्ण आयाम थे, जो महत्वपूर्ण बातें थी, उन बातों पे चर्चा कर ली है। तो आगे दोस्तों देखिए, हमने बताया आपको 1861, 1862 और 1901 में 3 अधिनियम लागू करती है कंपनी। कब, 1857 की क्रांति के बाद में, जब वो डर चुके होते हैं। तो उससे पहले बीच में कई सारे और अधिनियम छोटे छोटे आते हैं, जो सिर्फ एक एक काम के लिए छोटे छोटे अधिनियम जो बनाए जाते हैं। तो मैं उनको स्किप नहीं करूंगा, एक एक करके मैं सारे विषयों की चर्चा करने वाला हूं। बस आप बने रहिए हमारे वीडियो पे, और मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपसे से ज्यादा इंगेज हो पाऊं और आप विषय के साथ में ज्यादा से ज्यादा इंगेज हो पाएं, तभी चीजें जो है ज्यादा क्लियर हो पाएंगी हमारे और आपके बीच में, हमारे या आपके बोर्ड के बीच में चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। तो अगला क्या आता है, 1865 का एक अधिनियम आता है। उसके तहत क्या किया जाता है, 1865 का एक अधिनियम आता है। तो 1865 के अधिनियम के तहत होता क्या है, 1865 के अधिनियम के तहत क्या होता है कि जो गवर्नर जनरल की विधायी शक्तियां थीं या विधायी अधिकार थे, उनमें वृद्धि कर दी जाती है। 1865 के भारत अधिनियम के तहत क्या होता है कि जो गवर्नर जनरल पद था पहले, उसमें क्या होता है कि उसकी विधायी शक्तियों में और ज्यादा वृद्धि कर दी जाती है। तो एक पॉइंट ये हो गया इसके लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है कि जो है गवर्नर जनरल की विधायी शक्तियां किस एक्ट के तहत जो है, किस अधिनियम के तहत में अधिकार में वृद्धि कर दी जाती है। तो आंसर आपका क्या होगा, 1865 के अधिनियम के तहत जो है भारत के गवर्नर जनरल के विधायी अधिकार जो थे उनमें क्या कर दी जाती है, वृद्धि कर दी जाती है। अगला क्या आता है, 1869 का अधिनियम। 1869 का अधिनियम, देखिए जहां पे जितनी चीजें मुझे लगता है कि डिस्कस कर लेनी चाहिए वो चीजें मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। अगर पूरी पृष्ठभूमि में आपके सामने भी डिस्कस कर चुका हूं पहले भी, अभी आपको जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन आयामों पे मैं चर्चा करना चाहता हूं आपके साथ में। तो अगला क्या था, 1869 का अधिनियम। तो इस अधिनियम के तहत क्या होता है, इस अधिनियम के तहत क्या होता है कि जो गवर्नर जनरल होता है, जो भारतीय क्या होते हैं, विदेशों में रह रहे होते हैं, जो भारतीय कहां, विदेशों में रह रहे होते हैं, उनके संबंध में कानून बनाने का अधिकार जो है किसको दे दिया जाता है, गवर्नर जनरल को दे दिया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत ध्यान से सुनिए
कि जो भारतीय जो है जो विदेशों में रह रहे थे उनके संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसको दे दिया जाता है? गवर्नर जनरल को इस विषय का अधिकार दे दिया जाता है कि जो भारतीय विदेशों में रह रहे हैं उनके संबंध में गवर्नर जनरल कोई भी कानून बना सकते हैं। उसके बाद में कौन सा एक आता है? उसके बाद में आता है 1876 का अधिनियम। 1876 के अधिनियम से क्या होता है? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि जो है कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है और जो शासन होता है वो सीधे कहां चला जाता है? महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला जाता है। तो 1876 में क्या होता है? 1876 22 अप्रैल 1876 को क्या होता है? एक घोषणा पत्र जारी किया जाता है। एक घोषणा पत्र जारी किया जाता है जिसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी का उपाधि दी जाती है। भारत की सामग्री की उपाधि दी जाती है, साम्राज्ञी की उपाधि दे दी जाती है। इस घोषणा पत्र में क्या होता है कि अब क्या, अच्छा देखिए दोस्तों, इसमें एक चीज मिस हो गई। ये 22 नहीं 28 अप्रैल है। 28 अप्रैल 1876 को क्या होता है कि एक घोषणा पत्र जारी होता है। उसमें क्या होता है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया जाता है। तो ये चीज इस एक्ट के तहत होता है। तो अगर सीधे सीधे सवाल आता है कि जो है महारानी विक्टोरिया को कि जो है भारत की सामग्री कब घोषित किया जाता है, तो आपको आंसर देना है 1876 में के अधिनियम के द्वारा। वो कब आया था? 28 अप्रैल 1876 में जो अधिनियम आता है उसके तहत इनको इस बात की उपाधि दी जाती है। तो हमने दोस्तों कई सारे अधिनियम के बारे में चर्चा अभी तक कर ली है आपके समझ, और मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो जो है पिछला पसंद आया होगा। आपके काफी अच्छे रिस्पॉन्सेज मुझे मिल रहे हैं जिससे मुझे इस बात का जो है मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके साथ और जुड़ सकूं और सारी वीडियो ला सकूं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वाला भी वीडियो पसंद आएगा, और आगे जो भी इसमें अधिनियम बचे हुए हैं मैं अगली वीडियो में, जस्ट इसके बाद वाली वीडियो में, वो सारे जो पृष्ठभूमि, जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी भारतीय राज्य व्यवस्था या भारत के संविधान के बनने से पहले, वो मैं अगली वीडियो में आपकी समाप्त कर दूंगा। तो इस वीडियो में हम आज इतना ही पढ़ेंगे, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमें जरूर दें, जो हमको जो है अपने में और सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें, वीडियो को लाइक तथा वीडियो पे कमेंट जरूर करें, जो भी सजेशंस हो वो वीडियो पे जरूर दें जिससे हम और ज्यादा सुधार कर सकें। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ प्रेम एकेडमी पे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।